हेलो चिल्ड्रन, दिस इज द वीडियो बेसिसिटी पार्ट 3। पिछले दो वीडियोस में हमने अल्काइल अमाइंस और अमोनिया की बेसिसिटी को कंपेयर किया था। इस वीडियो में हम अराइल अमाइन और अमोनिया की बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे। स्टिल इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक फर्स्ट जो सबसे पहला फॉर्मूला दिया था, फर्स्ट वीडियो के लास्ट में ही दे दिया था। वहां पर मैंने आपको लिख के दिया था कि अगर हम दोनों तरह के अमोनिया ले लें, यानी अल्काइल अमाइंस भी ले लें और अराइल अमाइंस भी ले लें, और इनको अमोनिया से कंपेयर करें, तो आप जो है अमोनिया को बीच में पाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिसिटी। अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं कौन? अल्काइल अमाइंस, जिनको आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर अल्काइल अमाइन है तो वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा। कोई भी अल्काइल अमाइन हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो हमेशा अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे। इनके रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम अराइल अमाइन की बात करते हैं तो अराइल अमाइन कोई सा भी हो, वो अमोनिया से कम बेसिक होगा। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला पहले ही वीडियो में दे दिया था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला विच आई गेव यू। इस फॉर्मूले का जो आगे का हिस्सा है, मींस दिस मच पार्ट, कंपैरिजन ऑफ अल्काइल अमाइंस, सारे तरह के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, गैस फेस में, सॉल्वेंट फेस में, हम हर तरह से इनको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद कंपैरिजन ऑफ अमोनिया विद अराइल अमाइन। अराइल अमाइन की अगर बात करते हैं तो हम इन्हें एरोमेटिक अमाइंस भी कह सकते हैं। और एरोमेटिक अमाइंस में हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो है एनिलीन की बात करें, क्योंकि इस हेडिंग को मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हम कंपेयर करने जा रहे हैं एनिलीन की बेसिसिटी को अमोनिया से, दैट इज NH3। तो जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया था कि अमोनिया जो है वो इनसे ज्यादा ही बेसिक होता है। नाउ वी विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस। अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है। अगर मैं अराइल अमाइन बनाती हूँ, कोई सा भी अराइल अमाइन, जैसे सपोजिंगली मैंने एनिलीन ड्रॉ कर लिया, तो हमें पता है कि इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे अमोनिया के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान दें आप, यहां पे जो ये नाइट्रोजन लोन पेयर बियरिंग है, ये किससे जुड़ा है? ये एक फिनाइल रिंग से जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप से जुड़ा है। और फिनाइल ग्रुप का नेचर क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, निकाल लेता है, अपनी तरफ खींचता है। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं एनिलीन को उसके बॉन्ड्स बना के, जो रिंग में बॉन्ड्स हैं वो बना के दिखाऊं और फिर हम इसे समझें, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ उतर आते हैं? यहां, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये कार्बन सैचुरेट हो जाए। और इसी के कारण यहां रेजोनेंस चालू हो जाता है। रेजोनेंस क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड चालू हो जाने के कारण क्या होता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे था, जिसके दिए जाने से इसको बेस की तरह बिहेव करना था, वो तो बॉन्डिंग में लग गया, वो जो है रेजोनेंस का काम करने लग गया, वो बॉन्ड बनाने लग गया है। तो जब वो बॉन्ड बनाने लग गया तो वो जो है दिए जाने के लिए, किसी दूसरी स्पीशीज को डोनेट होने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया काय में? रेजोनेंस में। तो ड्यू टू दिस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। क्योंकि ये क्या करने लगा, अभी मैं आपको बता के बताऊंगी कि एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो इस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण एक्चुअली यहाँ क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा डेवलप, जिसके कारण यहाँ पर जो है रेजोनेंस चालू हो जाएगा। और एनिलीन जो है, आप ध्यान से देखें, अगर हम इसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लेते हैं, अगर हम इसे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लें, ठीक है, तो या तो फिर मैं आपको नीचे प्रॉपर बना के बताती हूँ, सारे के सारे एक साथ एक लाइन में, जो NCERT में बने हुए हैं वही 5 स्ट्रक्चर। ऑल्दो आप कैसे भी बनाएं, 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर इसके नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कॉम्पिटिटिव में कि एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जवाब है 5 होते हैं, ठीक है। वो हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
और हमें मालूम है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचेगा इस तरफ, इस अपनी रिंग के अनसैचुरेशन को खत्म करने के लिए। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहां आएगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा देखें, दूसरे में क्या होगा, जो शिफ्टिंग आपने दिखाई है वो हो जाएगी। ये वाले दोनों बॉन्ड तो अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, चेंज कहाँ है, ये वाला बॉन्ड जो है ये इस कार्बन पर माइनस के फॉर्म में चला गया है और यहां डेवलप हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। और क्योंकि नाइट्रोजन से लोन पेयर यहां शिफ्ट हो गया इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये हो गया आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन का। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। तो आपको इस शिफ्टिंग के कारण मिलेगा एनिलीन का तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होगा। ध्यान दे, ये नेगेटिव कहां आ गया, इसने बॉन्ड बना लिया यहां। ठीक है, और जो ये बॉन्ड था, ये वाला पाई बॉन्ड, ये इस कार्बन पे माइनस के फॉर्म में आ गया और ये वाला बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज। इसको आप यहां पर एज इट इज बना लें और ऊपर जो ग्रुप जुड़ा है डबल बॉन्ड से NH2+ वो एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया आपका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से ये माइनस यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तीसरे स्ट्रक्चर का चेंज हो जाएगा फोर्थ स्ट्रक्चर में और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको बॉन्ड शिफ्ट करते जाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये वाले माइनस ने क्या किया है, यहां बॉन्ड बना लिया है, ये यहां बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और अब ये वाला जो बॉन्ड आपका शिफ्ट हो रहा था वो इस कार्बन पे माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। और अब ध्यान दें, यहां पर जो ग्रुप है आपका NH2+ ग्रुप, वो एज इट इज रहेगा। इतना होने के बाद क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और जैसे ही ऐसा होगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस उठा लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा चौथे से पांचवें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसे। ये डबल बॉन्ड यहाँ का यही है, ये वाला, ये देखिए, ये अंदर की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी रखनी है। ये नेगेटिव जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये आपकी बेंजीन रिंग फिर से एक्वायर हो गई और या कह सकते हैं फिनाइल ग्रुप वापस आ गया है जो यहाँ था। सिर्फ क्या हुआ है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये जो डबल बॉन्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वापस ले लेगा और ये मिल गया आपको फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक है, और ये हुआ आपका पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जितनी कहानी आपने अभी बोली इतनी वापस चलेगी, यानी ये बार 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 ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड चलता ही जाएगा। तो एक्चुअली जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस करने में बिजी हो गया, इट इज लीस्ट अवेलेबल, वो अवेलेबल है ही नहीं। और बेसिक नेचर हो किस लिए रहा था अमाइंस का, ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर। अब इसका जब लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो ये बेसिक नेचर कैसा शो करेगा, बहुत लेस। So these are the different resonating structures of aniline, and you can say aniline is a resonance hybrid of following 5 structures. तो अगर आपसे कोई पूछता है एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जवाब है 5। ठीक है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों एनिलीन जो है वो अमोनिया से कम बेसिक होता है, क्योंकि उसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, तो वो देने के लिए अवेलेबल है नहीं, वो किसी को दे ही नहीं सकता जब वो उसे खुद ही अपने ही मॉलिक्यूल में बिजी रख रहा है। नाउ हमने एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, मगर जो है हमने पढ़ा था कि जब भी एनिलीन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, देखते हैं ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, यहां लोन पेयर है। जब भी ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा
तो क्या होगा, ये प्रोटॉन कौन अट्रैक्ट करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बैठे हैं, और इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके एनिलीन जो है बन जाता है एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन क्या होता है देखते हैं। नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन पहले से थे, ये NH2 पहले से था, और यहाँ एक लोन पेयर था। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जो काले वाले 2 डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो लोन पेयर है। तो वो दोनों ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठकर क्या हो जाएंगे, यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। और जैसे ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, वैसे ही नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये तो मैंने उसका एक्सपैंड करके स्ट्रक्चर बना के बताया। अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कॉम्पैक्ट लिखूं जैसा कि बुक में लिखा है, तो ये कुछ ऐसा है। N पर जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन NH3 और चार्ज है प्लस। तो ये जो बना है ये कहलाता है एनिलीनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन कैसे बना है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय द what, your aniline. Now we will talk about the resonating structures of this anilinium ion. अब इस एनिलीनियम आयन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, जैसे यहाँ लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन का, तो उसको घुमा घुमा के इतने 5 स्ट्रक्चर्स बन गए थे। यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, वो सिर्फ फिनाइल ग्रुप के कारण होगा, इस रिंग के कारण। और रिंग में सिर्फ आपको मालूम है 2 ही रेजोनेंस हो सकते हैं, बेंजीन रिंग के 2 ही रेजोनेंस पढ़े आपने, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो ये है कि ये यहाँ मूव हो जाए, ये यहाँ मूव हो जाए और ये यहाँ मूव हो जाए। तो जब ये मूवमेंट हो जाएगा तो आपको ये 2। तो एनिलीनियम आयन के सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो अवेलेबल है ही नहीं, और सिर्फ रिंग के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, पाई बॉन्ड के मूवमेंट से आपको सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि हमें पहले से मालूम है कि जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आप बताइए कि आपसे बोला गया कि एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 हैं और एनिलीनियम आयन के 2 हैं, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट विच विल बी मोर स्टेबल। ऑब्वियसली जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो यूल हैव टू टेल कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप यू हैव गॉट इट। सो बेसिकली हमें बहुत अच्छे से एक चीज और भी पता है कि अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाता है रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी के टर्म्स में मैंने आपको ये समझाया था, मैं यहाँ एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आप जो है मान लें कि आपको दिया हुआ है एनिलीन, और एक बार फिर से मैंने एनिलीन लिखा है, मान लें कि यहाँ पर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया NO2 और पूछते हैं कौन ज्यादा बेसिक है, विच इज मोर बेसिक। कैसे करेंगे ये, तो एनिलीन के बारे में तो आपको मालूम है कि एनिलीन बहुत सबसे कम बेसिक है, चाहे तो उसे अल्काइल अमाइन से कंपेयर कर लें चाहे अमोनिया से, मगर इन दोनों में आपस में बेसिसिटी पूछें तो वो कैसी होगी। तो अब आप देखें CH3 कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये नाइट्रोजन पे क्या करेगा, लोन पेयर को बड़ा कर देगा, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उन्हें भी खींच कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। यहाँ जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब ये वाला जो आपका मिथाइल एनिलीन है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा करा पा रहा है, और जो जल्दी और अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे दे वो जो अच्छा बेस होगा। तो ऑब्वियसली जो है ये क्या करते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं। लेकिन EWG ग्रुप्स अगर कोई प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ये खुद ही खींच ले रहे हैं तो बाहर वाले को कैसे दिए जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है और आपसे बेसिसिटी कंपेयर करने को कही जाती है
तो आप EWG और ERG ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ध्यान रखिए जितने भी मिथाइल ग्रुप्स हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में बेसिसिटी बढ़ जाती है और माइनस आई की इफेक्ट की प्रेजेंस में बेसिसिटी घट जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मैंने NO2 बताया है, NO2 के अलावा SO3H हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है, हैलोजेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो ये हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। लेकिन अगर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है या कोई भी मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट कॉज करते हैं और ये बेसिसिटी बढ़ा देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स थे, ERG इलेक्ट्रॉन देने वाले, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इनका इफेक्ट भी हमने देख लिया है कि बेसिसिटी पे कैसा होता है। Now in NCERT, as soon as the basicity topic ends, there is a box drawn wherein a question is written as example number 13.4. Although it's a solved example, but still we will discuss it. And simultaneously, there is a question number 13.4 again, but this is in the backside exercise. जहाँ चैप्टर खत्म होता है, उस एक्सरसाइज में 13.4 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, 2, 3 and 4th, right? 5th and 6th क्वेश्चन जो है 13.4 का, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ये क्वेश्चन थे, they were on boiling point and solubility in water, so this is already done in the previous video. You can find the answer and explanation in the physical properties of amines. वीडियो में आप इन दोनों का आंसर देख सकते हैं। बाकी का दिस मच पार्ट आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। सो दैट्स ऑल फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।